बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। सो स्टूडेंट्स, हम एंट्रोपी को डिफ़ाइन करेंगे तीन डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ। यानी डेफिनेशन तो बेसिकली एक ही है, लेकिन यह है कि आप कह सकते हैं कि तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम इसके डिफ़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट टू डू वर्क। यानी एंट्रोपी हम कहते हैं कि हीट का अनअवेलेबल होना टू डू वर्क। ठीक है। अब ये बात आपको फ़िलहाल हो सकता है कि समझ ना आए, लेकिन खैर है, ये आपको आगे लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है। तो पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, किसने किया। तो एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ क्लॉजियस इन 1856। तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी रुडोल्फ क्लॉजियस ही ने डिफाइन किया है। बल्कि अगर हम इसको कह सकें तो वी कैन से कि जो एंट्रोपी है, इट इज़ बेसिकली द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। यानी ये उसी की डेफिनेशन में ही आता है जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हम कहते हैं गिव द क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। यानी इससे पहले जो आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो मेन यानी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसके अंदर क्लॉजियस स्टेटमेंट भी था और इसके अलावा लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट भी थी। वो दोनों जो थी वो जस्ट इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशंस थी, यानी वो हमें जस्ट बताती थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते किसे हैं, लेकिन आपको याद होगा उनके कोई फार्मूलाज हमने नहीं पढ़े थे। लेकिन जो एंट्रोपी है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताती है। मतलब हम इसको मैयर कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला। यानी हम इसमें बाकायदा एक फार्मूला भी यूज़ करेंगे जिससे हम इसे मैयर कर सकें। तो बाकी हम कहते हैं एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। ठीक है। एंट्रोपी को स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़, और इन बिटवीन वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। ये आप इसे प्रीवियस डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं कि स्टेट फंक्शन अपनी इनिशियल वैल्यू पे और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, इन बिटवीन वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करता। ओके। अब एंट्रोपी को हम कैसे मैयर करते हैं। अगेन एंट्रोपी एग्जैक्टली किसे कहते हैं, ये आपको लेक्चर के एंड में ही क्लियर होगा, इसलिए फिलहाल आप साथ साथ कोशिश करें इस बात को समझने की। हम कहते हैं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, देन इंक्रीज इन एंट्रोपी विल बी गिवन बाय डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है। यानी यहाँ पे हमें जो मेन बात पता लग रही है वो ये है कि एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है। कैपिटल एस से एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, कभी भी हम एंट्रोपी मैयर नहीं करते। वी ऑलवेज मैयर चेंज इन एंट्रोपी, यानी डेल्टा एस। ठीक है। एंट्रोपी एस कभी भी अकेले में मैयर नहीं होता, हमेशा एंट्रोपी का चेंज मैयर किया जाता है। तो चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला होगा डेल्टा क्यू बाय टी। ठीक है। डेल्टा क्यू यानी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी सिस्टम में एंटर होगी, और टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो हीट एंटर होने से पहले उस बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो अगर हीट, यहाँ पे प्लस क्यू आपको क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी सिस्टम में हीट एंटर हो रही है, तो आप बताएं आपका क्या ख्याल है, हीट एंटरिंग का सिस्टम क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। और हीट लीविंग का सिस्टम क्या होती है, हीट अगर सिस्टम से बाहर जा रही हो तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अगर तो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना सिस्टम एब्जॉर्ब्स एन अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट एंटर हो रही है सिस्टम में, तो इसलिए यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, प्लस क्यू सिंबल आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है एंड इफ हीट इज एमिटेड, तो फिर डेल्टा एस आएगा माइनस डेल्टा क्यू बाय टी के इक्वल। ठीक है। तो ये आपके पास एंट्रोपी का फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। अगर हीट एंटर हो रही है तो प्लस डेल्टा क्यू बाई टी, और अगर बाहर जा रही है
सिस्टम से लीविंग अ सिस्टम तो माइनस डेल्टा क्यू बाय टी। ठीक है, टी हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन स्केल में मेजर होता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल किस चीज़ की है कि डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जिसको हम थर्मल कंडक्शन कहते हैं। तो अभी देखिएगा इसकी एग्जांपल। आप हम कहते हैं, अज्यूम करें कि हमारे पास दो रेजरवायर्स हैं। एक कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट रेजरवायर है, जिसका अज्यूम कर लें, मतलब यूँ समझ लें जिस तरह आयरन रॉड है ना। ठीक है, वो काफ़ी गर्म है, आपने हीट पे उसे गर्म किया तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वो उसको हम कह देंगे ये हॉट रेजरवायर है और इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। ठीक है, उसके नीचे हम एक कोल्ड रेजरवायर, कोई ठंडी चीज़ रख देते हैं। ठीक है, जिसका टेम्परेचर कम है ऑब्वियसली, T2 है, यानी T1 काफ़ी ग्रेटर है लेट्स सपोज T2 से। तो अगर इन दोनों के दरमियान में वैसे कोई कनेक्शन ना हो तो ऑब्वियसली फिर तो नहीं, लेकिन अगर हम इनके दरमियान में कोई कंडक्टिंग रॉड रख देते हैं। ठीक है, यानी एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड है, उन दोनों के दरमियान में हम एक ऐसी चीज़ रख देते हैं कि उनको टच कर दे, दोनों से टच हो। ठीक है, कोई कंडक्टिंग यानी जिसमें हीट फ्लो कर सके। तो जाहिर बात है, आपको पता है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि क्यू आपको नज़र आ रहा है, यानी हीट टी हॉट रिजर्वायर से बाहर आ रही है और किसकी तरफ जा रही है, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जा रही है। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं वो अपनी जो प्रीवियस मैंने आपको फार्मूलाज बताए, तो हम दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज लिखेंगे। पहले इस हॉट रिजर्वायर के लिए एंट्रोपी का फार्मूला लिखेंगे और फिर कोल्ड रिजर्वायर के लिए। ठीक है, तो हॉट के लिए अगर आप देखें तो ये फार्मूला, डेल्टा एस हॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई T1। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचें, मुझे बताएं क्यों यहाँ पे क्यू के साथ माइनस साइन क्यों आ रहा है। हम्म, तो माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हीट हॉट रिजर्वायर से बाहर जा रही है। तो जब हीट लीविंग अ सिस्टम होगा तो क्या सिंबल आएगा, माइनस क्यू सिंबल आएगा, और नीचे डिवाइड बाई T1। तो आपको मैंने कहा था टेम्परेचर वो होता है जो हीट जाने से पहले का होगा, यानी T1 हीट लीव करने से पहले का था, तो लेट सपोज वो T1 है। ठीक है, ओके। इसी तरह अब सेम हम एंट्रोपी का फार्मूला लिख लेंगे, डेल्टा एस कोल्ड मतलब फॉर कोल्ड रिजर्वायर, चेंज इन एंट्रोपी फॉर कोल्ड रिजर्वायर। तो उसका फार्मूला हो जाएगा प्लस क्यू बाई T2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक कर लें, प्लस क्यू बाई T2। तो प्लस क्यों आया, क्योंकि अब हीट एंटर हो रही है कोल्ड रिजर्वायर में। तो जब हीट एंटरिंग अ सिस्टम इज पॉजिटिव, इसलिए प्लस क्यू बाई T2 जो है वो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें अब अगर ये तो हो गया ना, हॉट का अलग से कोल्ड का अलग से, तो अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करूं, यानी पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम की, तो वो हो जाएगा डेल्टा एस नेट। नेट का मतलब टोटल। तो टोटल का क्या मतलब है, हम दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको आपस में प्लस कर दें, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2। ठीक है, सॉरी अगेन इधर मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, तो अब अगर दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यानी अगर मैं पॉजिटिव वाले को पहले लिख दूं, क्यू बाई T2 माइनस क्यू बाई T1, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तो हाँ कॉमन से नहीं, सॉरी, दूसरी बात ये कि अब क्योंकि T1 ग्रेटर है T2 से ना, जारी बात है, हाई टेम्परेचर है रिजर्वायर है, लो टेम्परेचर, तो T1 T2 से ग्रेटर है, इसका क्या मतलब है कि डेल्टा एस नेट ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है ना, यानी जारी बात है कि T1 ग्रेटर है, मतलब ये वाली टर्म स्मॉलर है और ये वाली टर्म ग्रेटर है। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर आंसर आएगा, कोई मतलब ज़ीरो से ग्रेटर आंसर आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेल्टा एस नेट ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसको हम कहते हैं, इन्हीं से हमें जो बात पता लगी है वो ये है कि हेंस फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस and remain zero for reversible process. This is called law of increase of entropy। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्या है कि किसी भी सिस्टम का, यानी दो ही हो सकते हैं ना, या रिवर्सिबल हो सकता है या इरिवर्सिबल हो सकता है।
तो हम, और आपको पता है रियल लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं, तो हम कहते हैं जितने भी इरिवर्सिबल यानी रियल लाइफ के जितने मर्जी प्रोसेसेस हैं जिसमें हीट फ्लो करती है, ठीक है, मतलब देखें गैस एक्सपेंड होती है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब हीट हाई टेम्परेचर से लो की तरफ मूव करती है, ठीक है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, जितने मर्जी आप नेचुरल प्रोसेस सोच लें, इन सब में हम कहते हैं कि हमेशा एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, यानी एंट्रोपी का जो चेंज है वो हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होगा। और अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि आइडियल केस होता है, तो फिर एंट्रोपी का चेंज ज़ीरो की इक्वल होगा, ठीक है। फिर ज़ीरो की इक्वल वैसे कैसे होगा, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन से आपको मैं पूछूं, तो वो तभी पॉसिबल है रिवर्सिबल का, अगर मसलन यही साइकिल वापस रिपीट हो ना, तो रिपीट कैसे हो सकता है कि अगर लेट सपोज इसका टेम्परेचर भी उतना ही हो, मतलब बिल्कुल सेम टेम्परेचर हो ना, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर अगर सेम हो तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में आप T1 को T2 के इक्वल कर दें तो ये आंसर क्या आ जाएगा, फिर ज़ीरो आएगा ना। तो ये, लेकिन ये तब है अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कभी भी एंट्रोपी का जो चेंज है वो लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी एंट्रोपी में कभी भी डिक्रीज नहीं आता है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो लेकिन कम कभी भी नहीं होती, लेस देन ज़ीरो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी विद एग्जांपल। तो ये वाली स्लाइड जो आपको नज़र आ रही है, यू कैन राइट इट इन योर पेपर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल भी लिख सकते हैं, और डेफिनेशन अगर आ जाए कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि हम तीन डेफिनेशंस पढ़ेंगे एंट्रोपी की। एक तो हमने पढ़ी अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट टू डू वर्क, सेकंड अब एक और इसकी डेफिनेशन है कि सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, ये भी पेपर में अक्सर आता है कि एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस इट विल गो इन अ डायरेक्शन दैट कॉजेज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट टू इंक्रीज। यानी हम कहते हैं कि एंट्रोपी किसी भी, अगर कोई भी नेचुरल प्रोसेस अगर होगा, ठीक है, नेचुरल, तो वो ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि वो सिस्टम की और एनवायरनमेंट की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, पहले तो आपने याद रखना है कि एंट्रोपी का असल वर्ड का जो मतलब है वो है क्या, ठीक है। एंट्रोपी असल में कहते हैं डिसऑर्डर को, ठीक है। एंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डर को, बेतरतीब होना, ठीक है। यानी आपके पास बहुत सारी बॉल्स हों, आप उसको ज़मीन पे फेंक दें तो वो डिसऑर्डर में इर्द गिर्द फैल जाएंगी, ठीक है। तो एंट्रोपी का वर्ड बेसिकली डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सेकंड लॉ ऑफ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी का मतलब ये है कि हर नेचुरल प्रोसेस ऐसी डायरेक्शन में जाता है कि वो नेचर की डिसऑर्डर को बढ़ा देता है। अब देखें जिस तरह सैलाब है, सैलाब आता है तो सैलाब के आने से क्या चीज़ें ठीक जो हैं वो ख़राब होती हैं या ख़राब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप यही कहेंगे ना कि जो चीज़ ठीक बनी होती है वो सैलाब के आने से ख़राब हो जाती है। तो देखें सैलाब आने से पहले डिसऑर्डर कम था, लेकिन सैलाब आने के बाद डिसऑर्डर बढ़ गया, तो हम कहेंगे सैलाब आने से पहले एंट्रोपी कम थी, बाद में एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब एंट्रोपी हमेशा बढ़ने वाली डायरेक्शन में नेचुरल प्रोसेस अकर होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल, तूफान है, हवा है। तूफान जब आता है तो तूफान आने से पहले अगर आपने कोई चीज़ सही सलामत रखी हो तो तूफान आने के बाद वो हो सकता है ख़राब हो जाए। इसका मतलब है तूफान आने से पहले डिसऑर्डर कम था, ऑर्डर था, लेकिन तूफान के बाद जो है वो ऑर्डर में मज़ीद इजाफा, डिसऑर्डर में इजाफा हो गया। तो हम कहेंगे कि नेचुरल प्रोसेस तूफान से हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। इसी को आप रिलेट करें ना लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो डिसऑर्डर को इंक्रीज करते हैं, एंट्रोपी को हमेशा बढ़ाते हैं, कभी भी कम नहीं करते, ठीक है। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स की अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल लें,
तो देखें मतलब अगर आप बर्फ़ रख दें, ठीक है, बाहर, तो हीट आएगी और बर्फ़ को किस में कन्वर्ट कर देगी, वाटर में। ठीक है, तो देखें बर्फ़ के अंदर मॉलिक्यूल्स किसी न किसी ऑर्डर में होते हैं, मतलब वो स्टैटिक होते हैं ना, अपनी जगह पे रुके हुए किसी हद तक होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। लेकिन जब वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल तो मूव करते हैं, और उसमें मज़ीद डिसऑर्डर में इजाफा हो गया। तो आइस, यानी अगर आप रखेंगे तो वो वाटर में तो कन्वर्ट होगी, लेकिन कभी भी नेचुरल प्रोसेस से वाटर खुद ब खुद आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, आप उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि भी मैंने फ्रिज में रखी आइस, तो आइस, वाटर जिसमें डिसऑर्डर ज़्यादा था वो वापस आइस में कन्वर्ट होगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसमें तो एंट्रोपी कम हो रही है, यानी डिसऑर्डर कम हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप आइस रखते हैं, मसलन ये आपने आइस रखी, ठीक है, पानी रखा, सॉरी, तो पानी, फ्रिज क्या करेगा, इससे हीट निकाल के कमरे में ले आएगा। तो कमरे में जब हीट आएगी, ठीक है, आपके इस पीस का जो डिसऑर्डर है वो कम हो गया, इसकी एंट्रोपी कम हो गई, लेकिन आपके जो कमरे के एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिसऑर्डर में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट फ्रिज कहाँ निकाल रहे, कमरे के अंदर। तो लिहाजा जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनसे एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, अगर आप किसी एक हिस्से की, जिस तरह मैंने आइस की, आप कह सकते हैं एंट्रोपी कम की है बाय यूजिंग द मशीन, यानी रेफ्रिजरेटर, लेकिन फिर भी हमने पूरे एनवायरनमेंट की, यानी पूरा जो सराउंडिंग है उसकी एंट्रोपी में तो इजाफा किया ना। यूनिवर्स की एंट्रोपी में कभी भी कमी नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती है। तो इसी बात को अब अगर आप ज़रा दोबारा पढ़ें कि इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस, जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस अगर होता है, इट विल गो इन अ डायरेक्शन, वो ऐसी डायरेक्शन में जाएगा दैट कॉजेज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट। देखे ना, यहाँ सिस्टम है आइस का, उसका बेशक कम हो रहा है, लेकिन पूरा एनवायरनमेंट का, पूरे कमरे का आपका जो डिसऑर्डर है, एंट्रोपी है, वो हमेशा बढ़ती है। क्लियर है? तो दिस इज सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ का मतलब है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इसको ज़रा मार्क कर लें कि एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो उसमें आप ये डेफिनेशन वगैरह आपको आनी चाहिए। ओके, अब आते हैं कोर डेफिनेशन थर्ड जो है, जो कि सबसे अहम डेफिनेशन है, जिससे आपको समझ भी आती है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी असल में किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को कहते हैं, यानी ऑर्डर से जितना डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, बेतरतीबी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे इसमें एंट्रोपी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस मूव टुवर्ड स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो लेस ऑर्डर से, डिसऑर्डर से ज़्यादा ग्रेटर डिसऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने एग्जांपल दी थी, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट आपस में करीब रख दें, तो हीट आपको पता है हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि देखें कोल्ड के अंदर किसी की हद तक मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हीट आएगी तो ये कोल्ड ऑब्जेक्ट का ऑर्डर मजीद डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे, उनमें डिसऑर्डर आ जाएगा। तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं आती। क्यों? अगर कोल्ड से खुद ब खुद हीट निकल के हॉट की तरफ आती, तो कोल्ड के अंदर जो डिसऑर्डर है वो कम हो जाता, यानी दूसरे अल्फाज में एंट्रोपी कम हो जाती, चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन हम कहते हैं ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बस ये अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है कि कभी भी एंट्रोपी यानी जो है वो कम नहीं होती, एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर जो है वो मज़ीद बढ़ता है। अल्लाह ने जो जैसे दुनिया बनाई उसमें मज़ीद बिगाड़ ही पैदा हो रहा है, उसमें ठीक वो कभी भी नहीं होती, वो मज़ीद ख़राब होने की तरफ जाती है नेचुरली। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ठीक है, गैस हमेशा, अगर आप किसी कंटेनर में गैस बंद कर दें, ठीक है, ऊपर बंद कर दें, तो उसमें गैस मजबूर होगी अंदर रहने के लिए, उसमें ऑर्डर है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर से लिड हटाएंगे तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी। जब एक्सपेंड होगी तो आपको पता है कि उसमें डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। तो कभी भी गैस
गैस एक्सपेंड तो खुद ब खुद होती है, लेकिन कभी भी कंप्रेस खुद ब खुद नहीं होती कि बाहर से अचानक जार के अंदर आ जाए। ठीक है ना, टायर जब फटता है तो टायर के अंदर जो ऑर्डर है एयर का मॉलिक्यूल्स का, वो फटेगा तो सारी एयर बाहर आ जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप खाली टायर रख दें तो बाहर से हवा अंदर आके फिल तो नहीं होती कि आप कहें मैंने रखा था अचानक सारी हवा अंदर आ गई है, वो जो है ना टायर फुल हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। इसी तरह व्हेन द बॉक्स बॉक्स इज शेकन डिसऑर्डर विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसको समझने के लिए। हम कहते हैं, यूँ समझें आपके पास एक बॉक्स है जिसमें कुछ ग्रीन बॉल्स हैं 2 लेयर्स में, और 2 लेयर्स में रेड बॉल्स हैं। तो अगर मैं इस बॉक्स को शेक करूं, आपको मैं ये डब्बा दूं, मैं कहूँ चलें इसको हिलाएं, शेक करने से ज़ोर ज़ोर से, तो क्या होगा? क्या इसके अंदर ये ऐसे ही अरेंजमेंट रहेगी या क्या होगा? तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद इसका ऑर्डर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिसऑर्डर में। अब देखें ग्रीन रेड सारी बॉल्स मिक्स हो जाएंगी। तो लिहाजा कभी भी, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेस एंट्रोपी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है किसी हद तक। जब शेक किया, नेचुरल प्रोसेस है, तो वो क्या हो गया? ग्रेटर डिसऑर्डर। ठीक है, तो आप देख लें। लेकिन कभी भी उलट आपने देखा है कि आप इस तरह के मिक्स बॉल रखें और उसको शेक करें और वो सारी सारी एक लेयर में आ जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, वो फिर मेरिकल ही होगा अगर ऐसा हो जाए, वरना हमेशा लेस एंट्रोपी से ग्रेटर एंट्रोपी की तरफ सिस्टम जाता है, यानी लेस डिसऑर्डर से ग्रेटर डिसऑर्डर की तरफ। तो ये बेसिकली है एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एंट्रोपी क्या होती है, बस आप सिंपल कह दें एंट्रोपी मींस डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर हमेशा नेचुरल प्रोसेस में इंक्रीज होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। ओके, तो देखें अब यही सेम आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर इस तरह की बॉल्स हों, आप उनको शेक करेंगे तो डिसऑर्डर में इजाफा होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इसको मतलब शेक करें और एक तरफ पे ब्लू बॉल्स आ जाएं, दूसरी तरफ पे बिल्कुल एक लाइन पिंक बॉल्स की, फिर जो है ना ऑरेंज बॉल्स की। तो ऐसा नेचर में कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर हमेशा ज़्यादा डिसऑर्डर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक इंक ड्रॉप जो है वाटर के अंदर फेंकते हैं, तो शुरू में वो इंक आपके जो ड्रॉप होता है वो आप देखते हैं वो अपनी एक शेप उसकी होती है। लेकिन आप देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो ब्राउनियन मोशन की कॉन्सेप्ट के ऊपर आप देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ फैलता जाता है और उसमें डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह स्मोक पार्टिकल्स हैं। स्मोक का जो अगरबत्ती होती है ना, इंसेंस के जो स्मोक होती है, आप देखते हैं शुरू में बिल्कुल एक लेयर सी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती है वो स्मोक फैलता जाता है, उसमें डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। तो हर नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, कम कभी भी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है, इसमें एक चीज़ भी आती है जिसे टाइम एरो कहते हैं। पेपर में एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ अ टाइम एरो अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। तो टाइम एरो की डेफिनेशन ये है कि हम कहते हैं कि हम पास्ट और फ्यूचर में ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम कहते हैं कि क्योंकि सिस्टम हमेशा लेस एंट्रोपी से मोर एंट्रोपी की तरफ जाता है ना, तो इसका मतलब है टाइम लेस एंट्रोपी से मोर एंट्रोपी की तरफ जा रहा है, यानी पास्ट और फ्यूचर में। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास दो पिक्चर्स हैं यूनिवर्स की। ठीक है, एक में मैं आपको कहता हूँ कि लेस एंट्रोपी है, ठीक है, और दूसरे में हमारे पास जो है वो ग्रेटर एंट्रोपी है। यानी वैसे मैं जनरल आपसे एक बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पे मैं आपको दो पिक्चर्स दिखाऊँ यूनिवर्स की। ठीक है, एंड्रोमेडा की आपको दिखा दूँ, तो आपसे मैं पूछूं बताएं इसमें से पुरानी पिक्चर कौन सी है, पास्ट की कौन सी है, और ज़्यादा उसके बाद वाले टाइम की कौन सी है? तो इसका मतलब है जिसमें लेस एंट्रोपी है वो पास्ट की है, वो ज़्यादा पुरानी है। और जो ग्रेटर एंट्रोपी है वो न्यूअर है। ठीक है, एज कम्पेयर। तो इसलिए इसको टाइम एरो कहते हैं कि टाइम हमेशा लेस एंट्रोपी से ग्रेटर एंट्रोपी की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो एंट्रोपी की बेस है। ठीक है, वो आपको अगर पहली डेफिनेशन याद हो, आपको मैं इधर दिखाता हूँ ये वाली डेफिनेशन
क्या थी? द अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट टू डू वर्क इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो ये बात अब समझने का टाइम अभी है, इसको हम अभी समझते हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, हम कहते हैं जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस अकर होता है, व्हेन एवर अ नेचुरल प्रोसेस अकर्स, एंट्रोपी इंक्रीजेज एंड द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट सम हीट इनटू वर्क इज लॉस्ट। ठीक है, मतलब हम कहते हैं जब भी आपको नेचुरल प्रोसेस, मसलन आपने कोई नेचुरल प्रोसेस किया, आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, लेट्स सपोज कार है। तो जब कार चलेगी तो कार के इंजन से हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनवायरनमेंट में आएगी और हीट एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन प्रोड्यूस करेगी, उसके एंट्रोपी में इजाफा कर देगी। अब ये जो एनवायरनमेंट में आप मशीन्स चलाते हैं, आप कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, ठीक है, मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको पता, सारी सारी हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, जितनी भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ऑल प्रोड्यूस हीट। तो ये हीट कहाँ आती है? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में जो हीट आ जाती है वो डिसऑर्डर में इजाफा करती है। हीट जो है वो, वैसे भी आप कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग है, हीट में इजाफा हो रहा है, तो डिग्रेडेशन तो हो रही है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो एनवायरनमेंट में हीट आ जाती है, इसको आप कहीं भी नहीं लेकर जा सकते, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? देखें, अगर आप कहते हैं कि मैं ये जो हीट है एनवायरनमेंट की, इसको यूज़ करना चाहता हूँ, अगेन इसको मिक्स नहीं करना सनलाइट के साथ, ठीक है, सोलर एनर्जी की बात नहीं कर रहा, हीट की बात कर, जो गर्मी है, इस गर्मी का आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? तो आप कहेंगे चलें जी मैं एक एसी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एसी जो होता है वो कमरे की हीट को, मतलब कमरे से हीट को बाहर ले जाता है, ठीक है। तो कमरे से तो हीट बाहर जाएगी, लेकिन जो एसी होता है, आपको पता है एसी का कंप्रेसर खुद भी हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो आप कमरे को ठंडा करने के लिए आपको मजीद एसी जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपके एनवायरनमेंट में मजीद एंट्रोपी में इजाफा करेगा। तो जो भी आप मशीन बनाएंगे, वो मशीन नेचुरली वो एंट्रोपी में इजाफा करेगी। चाहे आप गाड़ी चलाएं तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो एंट्रोपी में इजाफा करेगी। चाहे आप बाइक चलाएं, चाहे आप ट्रेन चलाएं, चाहे आप जनरेटर यूज़ करें, चाहे आप एसी यूज़ करें, चाहे आप फ्रिज यूज़ करें, फ्रिज से भी आप, फ्रिज के अंदर तो एंट्रोपी में कमी कर रहे हैं, ठीक है, डिसऑर्डर में कमी ला रहे हैं, लेकिन आपने कमरे की एनवायरनमेंट की तो डिग्रेडेशन हो रही है ना। तो लिहाजा इंसान जो कुछ भी करता है, या नेचुरली जो कुछ जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सारे सारे एंट्रोपी में इजाफा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, डेल्टा एस इंक्रीजेस, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेस, नो हीट इज लॉस्ट, बट सम एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू डू वर्क। ठीक है ना। तो वो जो हीट आपके इन्वायरमेंट में आ गई, वो हीट अब आपके किसी काम की नहीं रही, वो उसको आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। Okay, hence is in a sense degraded whenever a real process occurs. The energy available to do work is lost. When all the system are taken together, all as the universe, the entropy of the universe always increases. मतलब ये है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि इसमें कोई भी एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती, चाहे नेचुरल प्रोसेसेस हो, सैलाब आता है तो एंट्रोपी होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। एक्सपेंशन होती है गैस की तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड में की तरफ आती है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, गाड़ी चलाएंगे, हीट एनवायरनमेंट में आएगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एसी चलाएंगे तो कमरे की एंट्रोपी कम होगी, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी में इजाफा होगा। तो एंट्रोपी में इजाफा होता रहेगा, जो हीट एनवायरनमेंट में आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, और वो हीट आपके किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, और हीट यहाँ पे एक बड़े अहम बात है, जिसको हम कहते हैं कि हीट इज़ द डेथ, सॉरी, हीट इज़ द डेथ ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की जो डेथ है वो क्या है? हीट है। ठीक है, जब भी एनवायरनमेंट में हीट आ जाए तो बस हम कहते हैं वो आपके किसी काम की नहीं रही, ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कि वो डिसऑर्डर में इजाफा हो गया और उस हीट को आप कहीं भी नहीं लेकर जा सकते। तो इसलिए ये याद रखना है कि हीट इज़ अ डेथ ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी किसी भी एनर्जी की अगर एक, कोई भी लाइट है, अगर वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो बस फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। अब हम उसको फर्दर किसी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपको, वही एसी वाली मिसाल है, आपको मज़ीद हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और वो हीट मज़ीद एंट्रोपी में इजाफा करेगी। ठीक है,
तो लास्ट में भी एक कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता है कि व्हाट इज द हीट डेथ ऑफ अ यूनिवर्स। हीट ऑफ डेथ ऑफ द यूनिवर्स के मुतालिक साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम आएगा कि ये जो अभी तो देखे ना, हम कहते हैं हीट हमेशा एच टी आर से एल टी आर की तरफ जाती है। ठीक है ना, एच टी आर से, हीट इंजन की डेफिनेशन वो याद है ना डायग्राम, एच टी आर से एल टी आर की तरफ जाती है हीट। तो Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है इंजन, कुछ को कन्वर्ट करता है वर्क को, रेस्ट को ट्रांसफर कर देता है LTR में। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि हमारा अर्थ पे LTR क्या है, तो आपको पता है वो हमारा एनवायरनमेंट है। क्योंकि जो भी चीज़, गाड़ी आप चलाते हैं उसकी हीट कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट में। ठीक है, चूल्हे की हीट कहाँ जाती है, बर्नर्स की, एनवायरनमेंट में जाती है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ की हीट है वो एनवायरनमेंट में जाती है। तो अब सवाल ये है कि अगर हीट डेथ का मतलब ये है कि अगर हमारी सारी की सारी यूनिवर्स, ये जो अर्थ है सॉरी, इसका अगर, या यूनिवर्स का ओवरऑल टेम्परेचर सेम हो जाए, तो जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा HTR और LTR सेम टेम्परेचर में, यानी हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लेट सपोज LTR का टेम्परेचर हमारे HTR की इक्वल हो जाए, मसलन जितना हमारे पेट्रोल बर्न करने से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, अगर उसका जितना टेम्परेचर होता है, अगर उतना ही टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का हो जाए, तो फिर कोई भी हीट HTR से LTR की तरफ नहीं आ पाएगी, क्योंकि हीट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। जब दोनों सेम टेम्परेचर के हो जाएंगे तो हीट फ्लो नहीं करेगी, हीट फ्लो नहीं करेगी तो कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, कोई इंजन वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं हीट डेथ ऑफ अ यूनिवर्स, के अब आपकी कोई भी हीट काम की बिल्कुल भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपके HTR और LTR, हमारे दुनिया में एक ही LTR है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उतना ही हो जाए जितना पेट्रोल को या किसी भी आग जलाने से जो टेम्परेचर आता है उसके इक्वल हो जाएगा, तो फिर हीट फ्लो नहीं करेगी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, के भाई इसके बाद यूनिवर्स इस तरीके से ख़त्म होगी। तो ये अगेन ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट का ख्याल है। ठीक है, उनकी एजम्पशन है कि मे बी द यूनिवर्स विल एंड लाइक दिस। ठीक है, तो चलें, अगर हम जिंदा रहे तो देखेंगे कि कैसे एंड होती है यूनिवर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो आप नोट कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।